आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के एमसीक्यूज केमिस्ट्री से संबंधित, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ साइक्लाइजेशन ऑफ फॉलोइंग ब्रोमो कार्बोक्सिलेट्स। ये ब्रोमो कार्बोक्सिलेट हैं। ये देखिए, ब्रोमो ग्रुप और कार्बोक्सिलेट ग्रुप है यहाँ पर, और इनका ऑर्डर ऑफ साइक्लाइजेशन पूछा गया है। जैसे ही हम इनको देखते हैं, देखिए बी आर यहाँ से निकलेगा और ओ माइनस का अटैक होगा इस कार्बन पर जिस पर कि ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, और ब्रोमो अपना इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके एज बी आर माइनस यहाँ से निकल जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक रिंग बनेगा, और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रिंग के मेंबर्स की गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। यानी जो ए कंपाउंड हमें दिया हुआ है उससे 4 सदस्यीय लैक्टोन हमें प्राप्त होगा। इस वाले जो बी कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड, उसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, अगर ये यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पर और ब्रोमो एस बी आर माइनस निकलता है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 सदस्यीय वाले देगा। और ये देखते हैं कितना देता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यह 6 सदस्यीय लैक्टोन फॉर्मेशन देगा। हमें ये मालूम है, जो 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 6 मेंबर्ड की होती है, और 4 मेंबर्ड की काफ़ी कम स्टेबिलिटी होती है। वो इसलिए क्योंकि 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग में एंगल स्ट्रेन, जो बंध कोण का जो तनाव होता है, वह सबसे कम होता है, एंगल स्ट्रेन 5 मेंबर्ड लैक्टोन्स के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस में हमें, क्योंकि ये बी सबसे ज़्यादा स्टेबल लैक्टोन देगा, तो इसके बनने की जो गति है वो भी सबसे हाई होगी। तो इन्होंने पूछा है रेट ऑफ साइक्लाइजेशन, उसका क्रम पूछा है, तो बी का नंबर सबसे पहले आना चाहिए। इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर सी का नंबर पहले है गलत, यहाँ ए पहले है गलत, तो बचते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। इनमें से हमें मालूम है कि बी के बाद सी का नंबर आना चाहिए जिसकी हाई रेट होगी। तो ये देख सकते हैं कि हम पहले वाले ऑप्शन बी के बाद ए का नंबर दिया हुआ, तो इसको भी हमने क्रॉस किया, तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं किस तरह से हुआ ये साइक्लाइजेशन। ये देखिए, जो ब्रोमो ग्रुप है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके एस बी आर माइनस निकल के जा रहा है, और इसके बनने के दौरान ये देखिए 4 सदस्यीय लैक्टोन इसमें बन रहा है, और इसके बनने के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी अनस्टेबल होता है, और ये रिंग भी, इसमें भी तनाव होता है, ये अनस्टेबल होता है। जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है वो कंपाउंड नंबर बी था, जिससे 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बी आर माइनस इसमें से निकल रहा है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। इस सी बी आर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये बॉन्ड टूट जाता है, हर केस में ये बॉन्ड टूट रहा है, और इस तरह से साइक्लाइजेशन हुआ और 5 मेंबर्ड लैक्टोन हमें मिला, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 6 मेंबर्ड लैक्टोन हमें मिला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 एटम्स कुल होते हैं, इसलिए 6 मेंबर्ड रिंग बना है, जिसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी कम है। तो सबसे जो स्टेबल होगा वो सबसे फास्ट बनेगा, ये सबसे फास्ट बनेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका ट्रांजिशन स्टेट भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर है, इसलिए सबसे स्लो रेट या धीमी गति से ए का जो लैक्टोन है वो धीमी गति से, सबसे धीमी गति से बनेगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है
among the following compounds that will have highest rate for nucleophilic substitution through SN1। SN1 रिएक्शन उन्होंने पूछा हुआ है, तो देखते ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्टेरिक हिंडरेंस जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ SN1 होता है, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन के ऊपर हो रहा है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे हो रहा है या इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है इन सभी में एक समान है। दिस इज़ द आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल, जो बाहर जाएगा, निकल जाएगा, जिसका निष्कासन होगा और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट में जुड़ेगा। तो क्योंकि SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन का पहला स्टेप जो होता है वो आयोनाइजेशन होता है सॉल्वेंट के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि ये जो हर एक में ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो टूटेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते ही यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। हमें मालूम है कि इन सभी कंपाउंड्स में से जो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती ये होगा जो कि इससे हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोनियम आयन में सब्स्टिट्यूशन है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो सबस्ट्रेट ये 1 to 4 हमको दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा त्रिविम बाधा इसमें है और यहाँ सबसे ज़्यादा धक्का मुक्की या जगह की कमी महसूस हो रही है इनके तुलना में। और सबसे कम जो धक्का मुक्की या जहाँ कम त्रिविम बाधा है वो है ये कार्बन या नंबर 1 सबस्ट्रेट। तो जहाँ त्रिविम बाधा ज़्यादा है वह कोशिश करेगा कि किसी तरह से आयोनाइजेशन हो और एक ग्रुप निकल के कम से कम जाए, ताकि कुछ तो राहत मिले जगह में, और वो है नंबर 4। और इस तरह से इसका आयोनाइजेशन होगा। और इन्होंने पूछा है कि दैट विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इसी का सबसे हाईएस्ट रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जल्दी होगी कि त्रिविम बाधा से इसको मुक्ति मिले। क्योंकि इसके इस कार्बन पे आप देखिए काफ़ी सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, उसकी तुलना में ये जो सबस्ट्रेट्स हैं उसमें उतनी त्रिविम बाधा नहीं है। SN1 है, SN1 से कार्बोनियम बनता है और SN1 से एक ग्रुप निकल के चला जाता है, जिससे त्रिविम बाधा में कमी आती है, राहत महसूस होती है। सो इसका सबसे फास्ट रिएक्शन होगा SN1। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमको रिएक्शन दिया हुआ है और ये सबस्ट्रेट है और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है पिरिडीन के प्रेजेंस में, और ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। देखिए, एक तो OH है और एक NH2 है और उसका एसिटाइलेशन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का एसिटाइलेशन है, यहाँ नाइट्रोजन का एसिटाइलेशन है, यहाँ ऑक्सीजन का एसिटाइलेशन है। एसिटाइलेशन यानी इस तरफ के ग्रुप से है, इस वाले कार्बन पर अटैक के द्वारा है, और यहाँ पर भी इस वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा यहाँ पर नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब हमें जब इन दोनों की चॉइस दी गई है तो इनमें से कौन ऐसा होगा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से दे देगा। अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना करते हैं, दोनों के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी तुलना में कम है। यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा तेज़ी से, तीव्रता से पकड़े रखेगा, अपने पास बांधे रखेगा, देने की इच्छा इसकी नहीं होगी। किसकी तुलना में? नाइट्रोजन की तुलना में। उसका मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है इन दोनों में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स में, OH और NH2 में, तो उसका मतलब नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक में। तो उसका मतलब हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनाइल कार्बन के साथ, वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। देखिए, ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड बना है तो ये कैंसिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड बना है तो इसको किया हमने कैंसिल। हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब हमें ढूंढना है
कि इस कार्बन पे आक्रमण होगा कि इस कार्बन पे आक्रमण होगा। तो यहाँ कार्बोनाइल कार्बन जो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होते हैं, इसलिए उन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है और ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करते हैं। अब हम अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखें और इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है जिस पे लोन पेयर है। इन दोनों इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ओर ऑक्सीजन एटम्स है जिन पे लोन पेयर है, और क्योंकि वो इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ संयुग्मित हैं इसलिए ये अपने प्लस एम प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनाइल को देंगे इस तरह से। और ये भी जो इस साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से और इस तरह से डिलोकलाइज करेगा, जिससे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने की जो कैपेसिटी है या इलेक्ट्रॉन की न्यूनता जो यहाँ पर है वह कम है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता ज़्यादा है। तो यह इलेक्ट्रॉन की ओर तीव्रता से आकर्षित होगा, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पहले होगा और इसके तुलना में ज़्यादा होगा। तो उसका मतलब जो नाइट्रोजन हमने अभी देखा था कि नाइट्रोजन अटैक करेगा किस पर, इस पर करेगा, न कि इस पर, क्योंकि ये इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इन दोनों ऑक्सीजन के द्वारा ज़्यादा भरपाई की गई है, जबकि इस कार्बोनाइल कार्बन पर इसके सिर्फ एक ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की भरपाई हुई है। तो नाइट्रोजन आक्रमण करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर। तो हम ढूंढते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो ये दिखाता है कि इस कार्बन पर आक्रमण हुआ है। वो है ये, आप देख सकते हैं, दिस इज CH3, ये रहा CH3 यहाँ पर, इसको मैं क्लियर करती हूँ, ये रहा CH3 यहाँ पर, ये रहा CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो। उसका मतलब नाइट्रोजन ने इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो हमारा आंसर है ये। तो देखिए एग्जामिनेशन में हमको सिर्फ सोच के करना है, पूरा लिख कर करना हो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास पहले ही जो हमारे फंडाज हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये एक्सप्लेन पूरा किया हुआ है आंसर कि क्यों किस तरह से हम आंसर पर पहुँचे। ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, और क्यों रेजोनेंस किस प्रकार से हो रहा है, किस किन किन के द्वारा हो रहा है। इसके ऊपर दो जो ऑक्सीजन है वो इसकी कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं, जैसे इस पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो वो कमी को पूरा कर सकता है प्लस एम प्रभाव के द्वारा। अब हम देख सकते हैं कि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करता है, दे सकता है ऑक्सीजन की तुलना में। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, यहाँ इस जगह पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और हमको ये जो कंपाउंड है वो एज अ प्रोडक्ट मिला, जो कि हमने अभी देखा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, क्योंकि इससे पहले ही मैं आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेट का अलग से एक लगभग 1 घंटे का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसमें काफ़ी सारे IR NMR UV वगैरह के क्वेश्चंस थे, तो इसलिए अब मैं इनके साथ ही रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ ही यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही उन स्पेक्ट्रो के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ में लेते हुए चल रही हूँ। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि इन IR स्पेक्ट्रा द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है इन्होंने ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इन द ऑर्डर। तो ये हमको इन्होंने 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं ABC, और पूछा है कि इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्रम होगा इन चारों में से कौन सा होगा। तो हमें सबसे पहले ये मालूम है, हमें ध्यान में रखना है कि प्लस एम प्रभाव जब भी होता है जैसे ही हाई होता है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, जो कि 1700 के आसपास 1700 के आसपास इसकी रेंज आती है। वो नंबर इन्होंने नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें हम देखते हैं प्लस एम प्रभाव कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए तीनों में ही प्लस एम प्रभाव होने के चांसेस हैं। तो पहले A को हमने यहाँ लिया है, B को ये और C को यहाँ लिखा है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से
हो रहा है। जैसे ए में आप देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसी तरह से डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर है उसके भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन इस प्रकार से एक बार यहाँ और फिर आगे हो सकता है। उसका मतलब जो कंपाउंड ए है उसमें दो तरफ से प्लस एम प्रभाव होंगे। हम इनको लिखते चले जाते हैं कितने प्रकार के, कितने संख्या में प्लस एम प्रभाव होंगे। तो प्लस एम प्रभाव को हम गिन लेंगे और जिसमें ज़्यादा होगा प्लस एम प्रभाव उसका जो फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो घट जाएगा। तो लिखते हुए चलेंगे। एग्जामिनेशन भी में भी आप अगर नीचे लिखते हुए चलें तो आपको गिनती करने में एक्सक्यूज़ मी आसानी रहेगी, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ देख लेते हैं जो बी है उसके एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये कॉन्जुगेशन के काम का नहीं है। उसका मतलब यहाँ बी में सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा है, एक ही एटम ऐसा है जो प्लस एम प्रभाव दिखा सकता है। सी की बात करते हैं। सी में ये जो पाई मिथिलीन ग्रुप है वो रिंग से बाहर है। ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग से बाहर हैं। तो इसमें भी इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से इसका प्लस एम प्रभाव हो सकता है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस यहाँ हुआ, फिर वहाँ कार्बोनाइल ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच लिया। तो यहाँ पर भी दो प्लस एम प्रभाव है, यहाँ पर भी दो प्लस एम प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वलय के अंदर है तो ये जो प्लस एम प्रभाव है ज़्यादा प्रभावशाली है, और इसमें केवल एक है, और इसमें दो प्लस एम प्रभाव है लेकिन थोड़ा सा कम प्रभावशाली है ए से। उसका मतलब ये हुआ कि ए में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्लस एम प्रभाव है, तो उसका मतलब न्यू या फ्रीक्वेंसी का जो मान है इसमें वैल्यू है वो सबसे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो सबसे कम होना चाहिए। तो हमें इन ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ए का वैल्यू सब में इनमें से किस में कम है। देखिए यहाँ सी का सबसे कम है, वो क्रॉस किया, यहाँ बी का सबसे कम है, उसको क्रॉस किया, इन दोनों में ए का सबसे कम है। अब आती है नेक्स्ट जो सीक्वेंस वो क्या है, इसमें बी दिया हुआ है और इसमें सी दिया हुआ है। हमें मालूम है कि जो सी है उसमें एक बी की तुलना में प्लस एम प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी सी का जो वैल्यू होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का बी से कम होगा। तो वो यहाँ तो नहीं है, यहाँ सी का इन्होंने सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए आप कि सी की जो सी में प्लस एम प्रभाव ज़्यादा है बी की तुलना में, इसीलिए सी के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा बी से। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी काफ़ी आसान था, और हमको जो ध्यान रखना है वो है प्लस एम प्रभाव, क्योंकि इसके ऊपर, इस बात के ऊपर कई बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस नेट में पूछे गए हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, आइए देख लेते हैं नाइट्राइल्स पर एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कहाँ होता है। तो ये नाइट्राइल है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एसिड इसमें आके जुड़ा। तो ये जो सारा सीक्वेंस है, अगर ये बड़ा भी लग रहा हो तो इसमें सिर्फ एक जगह है जहाँ H2O है, और बाकी जगह सिर्फ प्रोटॉन का इधर या उधर लगना, ये या यहाँ से हटना वहाँ से जुड़ना, वो जो रिएक्शंस इसमें हो रहे हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देख सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन है यहाँ पर, और एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रोजन जो है उसका प्रोटोनेशन हुआ, और नाइट्रोजन पर क्योंकि 4 बॉन्ड्स आ गए इसलिए प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर हो गया। ऐसी स्थिति में वाटर मॉलिक्यूल का आक्रमण हुआ और वह कार्बन के साथ, नाइट्राइल के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H2O जैसे C के साथ ऑक्सीजन का CO बॉन्ड एक नया तैयार हुआ, नया बना, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब इसमें से फिर जब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की बात थी, यहाँ वाटर, और फिर यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए। इसका चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज, जो यहाँ प्लस चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। और साथ ही आप देख सकते थे जैसे इसने अटैक किया था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 पाई बॉन्ड्स है उसमें से एक के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने ले लिए थे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में चेंज हो गया था। तो अब यहाँ इस प्रोटॉन के निष्कासन के साथ ही आप देख सकते हैं
कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज भी चला गया और डबल बॉन्ड जो यहाँ पर सी और नाइट्रोजन के बीच में है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो वैसा ही है। अब ये जो नाइट्रोजन है उसने फिर एक प्रोटोनेशन कर लिया, प्रोटॉन को उसने पिकअप कर लिया और ये NH2 में चेंज हो गया। और फिर आप देख सकते हैं कि OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर इन दोनों के बीच में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है और डबल बॉन्ड जो है अब वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही ये जो है प्रोटॉन वो निकल गया और इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रोजन चला गया, ये बॉन्ड टूट गया है इस वजह से। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना है और नया, और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये एक एमाइड है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल इन्वॉल्व्स। तो इन्होंने पूछा है बेंजोनाइट्राइल का हमने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस किया है, तो इन चारों में से कौन सा मध्यवर्ती या कौन सा जो सिस्टम इस स्पीशीज़ या कौन सा अटैक इस अभिक्रिया के दौरान बनेगा। तो पहला हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के कार्बन से और यहाँ नाइट्रोजन के साथ, दोनों के साथ एक 3 मेंबर्ड रिंग बनने की स्थिति इन्होंने दिखाई है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पर इस तरह से दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, जो कि गलत है। दूसरा इन्होंने दिखाया है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर चले गए, जो कि सही है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये जो दूसरा कुछ इसके अंदर जो साइक्लाइजेशन वगैरह इसके अंदर नहीं होता है, जो कि हमने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में रिएक्शन मैकेनिज्म इसका देखा था। अब हम तीसरे वाले में दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है वाटर का, वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जो कि गलत है, मैकेनिज्म इसके अनुसार नहीं है। और यहाँ दिखा रहे हैं कि OH माइनस जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जो कि नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन बना रहा था। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, विच वॉज वेरी इजी। तो ये है पूरा मैकेनिज्म इस वाले रिएक्शन का जो हमने अभी किया है। देखिए ये बेंजोनाइट्राइल है और एसिड कैटालिसिस से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया और फिर वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर ऑक्सीजन का जो कार्बन है, नाइट्राइल कार्बन, उसके ऊपर बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ से निकल गया और वो प्रोटॉन जाके NH के साथ जाके NH2 में कन्वर्ट किया इसको और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। और फिर उसके बाद प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है, ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन को देकर, और आप देख सकते हैं इस तरह से एमाइड बना, जो कि फर्दर और आगे आगे रिएक्शन अगर होता जाए तो इस तरह से एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर था वो बस यहाँ तक ताल्लुक़ रख रहा था, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म जान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, उसमें पूछा है अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस विच प्रोवाइड्स 1-ब्यूटीन एज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ इज़ एन आर पूछा हुआ है। इन्होंने इज़ एन आर पूछा, उसका मतलब या तो एक मॉलिक्यूल या एक से अधिक मॉलिक्यूल जो हैं कौन सा उत्पाद देंगे, 1-ब्यूटीन। तो जैसे ही हमने इन सारे ऑप्शंस को देखा, जो सबसे पहली नज़र अपने पड़नी चाहिए वो है कि ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है और इसमें ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन सॉल्ट है और AgOH इसके साथ दिया हुआ है, जो कि सीधे सीधे ये दिखाता है कि OH और I- इस का यहाँ पर रिप्लेस होगा और यहाँ पर I- की जगह लग जाएगा OH- और फिर यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होगा। हमें मालूम है कि इस तरह से क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं उसमें हॉफमैन एलिमिनेशन का रूल जो है वो लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो हॉफमैन एलिमिनेशन
का भी हमें मालूम है कि जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जो सबसे कम प्रतिस्थापित कार्बन है, उसमें से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। यहाँ अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल को, तो प्रोटॉन या तो यहाँ से निष्कासित हो या तो यहाँ से निष्कासित हो। जिस तरह से प्रोटॉन निष्कासित होकर डबल बॉन्ड वहाँ से बनेगा, क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी तो टूटेगा इस एलिमिनेशन के दौरान। तो ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तभी जाकर हॉफमैन एलिमिनेशन के अनुसार लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड यानी 1 ब्यूटीन हमें प्राप्त होगा। तो आंसर जब हम देखेंगे, सबसे पहले अपने को देखना है कि जब 1 ब्यूटीन इन्होंने पूछा है, यहाँ डबल बॉन्ड बनना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है, तो जो सी जो है उस ऑप्शन में होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में सी नहीं है, काटा। दूसरे ऑप्शन में सी नहीं है, उसको भी हमने काट लिया। बचे हैं 3 और 4 जिसमें सी है। तो आइए आज देखते हैं कि सी के साथ इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन्होंने एक ए दिया हुआ है और दूसरा इन्होंने सी के साथ डी दिया हुआ है। हम ए को देखते हैं। अगर हमने ए को देखा तो देखिए ए जो है टर्मिनल कार्बन पर एकदम एक सिरे पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर बेस है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है। और ये बहुत आसानी से ये जिस कार्बन से ब्रोमो जुड़ा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन पर ये आक्रमण करके और इस तरह से एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन इसके अंदर होगा। और जिससे कि क्योंकि यहाँ पर और कोई चारा ही नहीं है आगे, तो जहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ना है, तो इसके पास एक ही चांस है, एक ही ऑप्शन है। तो यहीं से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि हम देख सकते हैं कि ये 1 ब्यूटीन देगा। तो उसका मतलब ये है कि ए तो आंसर में होना ही चाहिए। अब हम डी को देखें। देखिए डी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है उसमें सिर्फ दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ए और सी, और सी एंड डी। तो ए तो है, सी तो है वो निश्चित है। और यहाँ पर सी के साथ हमने देख लिया, ए हमको मिल गया 1 ब्यूटीन। तो 3 की डी भी उसके साथ शामिल हो, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि 3 ए सी डी दिया होता तो बात अलग थी, तो डी को भी हम काउंट कर लेते, लेकिन डी आंसर है ही नहीं, तो इसलिए दिस इज़ द आंसर। और दूसरी बात आप ये देखिए कि आंसर में क्या होना था, ए और सी तो होना ही था। तो ए और सी तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी डी की अगर बात हम देखें, H2SO4 के साथ एलिमिनेशन देखा है, तो यहाँ पर OH2 प्लस हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक कार्बोनियम आयन बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। जब ये कार्बोनियम आयन बनेगा, नेक्स्ट जो इसका हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो 2 ब्यूटीन, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यही इसका आंसर, इसका एल्कीन बनता 2 ब्यूटीन। सो डी भी 1 ब्यूटीन नहीं देगा, बी भी 1 ब्यूटीन नहीं देगा, क्योंकि ये जो यहाँ से अगर ब्यूटॉक्साइड आयन अगर ब्रोमो को निकालता है तो इस जगह से निकालेगा प्रोटॉन को, जो कि ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होता है, और इस वजह से यहाँ पर भी 2 ब्यूटीन बनेगा। तो उसका मतलब बी और डी जो है 2 ब्यूटीन देंगे। हमें पूछा गया था 1 ब्यूटीन किससे मिलता है, देखते हैं हम इसको यस करेंगे। और ये क्योंकि टर्मिनल है, एकदम एक सिरे में जुड़ा हुआ है, तो वो भी 1 ब्यूटीन देगा। सो हमारा आंसर है आंसर नंबर 3, ए एंड सी। काफ़ी इजी था, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये देखिए 1 ब्यूटीन है और इसमें आप देख सकते हैं E2 एलिमिनेशन हो रहा है इस प्रकार से, और 1 ब्यूटीन हमको मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये एन नाइट्रोजन के ऊपर क्वाटर्नरी अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है। यहाँ पर AgOH की वजह से I माइनस की जगह OH माइनस आ जाएगा, जो कि इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा, जो कि ज़्यादा एसिडिक है। और ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। इसका भी क्यों? क्योंकि ये कम एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये CH3 ग्रुप है जो अपने प्लस आई प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिससे इसकी एसिडिटी कम हो जाती है और इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस ये जो CH3 है, इस CH3 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए साइड से और कोई ग्रुप नहीं है। जैसे CH2 को यहाँ रखा है और एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हमने इसको मैकेनिज़्म को समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया
हुआ है। तो ये देखिए आप, ये CH2 था, उसका एक हाइड्रोजन, ये CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाया, तो दिस इज CH3 इन इस हाइड्रोजन और इस कार्बन पूरे को लेके CH3 है ये, और एक हाइड्रोजन हमने अलग से दिखाया है ताकि रिएक्शन को समझा सकें। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एलिमिनेशन हुआ, हॉफमैन प्रोडक्ट हमको 1 ब्यूटीन प्राप्त हुआ। दैट वाज क्वाइट इजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने ये पूछा हुआ है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ इन्होंने एक्वस बोला हुआ है, एक्वस बेस NaHCO3 दिया हुआ है, यहाँ पर OH ग्रुप है और CCl3 ग्रुप है। हेलोजन्स जो हैं काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी तैयार करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर प्लस जो कार्बन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उत्पन्न होती है, क्योंकि जो हेलोजन्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और कार्बन हेलोजन बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, मीडियम में पड़ा हुआ है, H2O एक्वस मीडियम है, और वाटर के ऊपर है लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सहायता से वाटर मॉलिक्यूल ने कार्बन के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ बॉन्ड बना है, ये देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ एक स्टेप मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो ये है कि OH2 प्लस पहले बनेगा, फिर उसमें से H माइनस निकलेगा। तो वो स्टेप जो काफ़ी ऑब्वियस है, आपको भी पता है, तो उसको रिपीट नहीं किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CCl बॉन्ड जो है वो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरो लेकर यहाँ से निकल के जा रहा है, प्लस यहाँ से H प्लस भी निकल रहा है। इसी वजह से OH2 की जगह पर यहाँ पर OH दिखाया हुआ है। ये क्लोरो, दूसरा क्लोरो भी यहाँ पर अपने बॉन्ड के CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है H प्लस के रूप में, यहाँ से निकल रहा है Cl माइनस, और आप देख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड O जो है कार्बन डबल बॉन्ड O के में परिवर्तित हो गया है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल हेडेड कर्व्ड एरो दिखाया है, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। तो दो बार अलग अलग स्ट्रक्चर न बना के एक ही स्ट्रक्चर में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके किस प्रकार से शिफ्ट होंगे। और आप देख सकते हैं फिर दोबारा जो तीसरा हैलोजन है वो यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल रहा है, वाटर का फिर यहाँ अटैक होगा, और OH2 यहाँ से जुड़ेगा, उसमें से प्रोटॉन निकलेगा, तो OH बचा हुआ रह जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा एक्वस मीडियम में, और कारण ये था कि क्लोरो हैलोजन जो है, क्लोरो जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर निकल जाता है। तो OH को यहाँ पर कोई चेंज इसमें नहीं आया है, और यहाँ पर COOH ग्रुप लग गया है। तो आइए देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा है। ऑप्शन जो नंबर 1 है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज़ द आंसर। So I hope this was informative for you. Thank you for being with me.